नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सप्रेस। आज के हमारे शो में हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान जिनका नाम है डॉक्टर अखिल ए अग्रवाल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इवेंट G20 एक खास इवेंट में हम शामिल हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और ये बहुत खास होने वाला है। लेकिन इस शो के ज़रिए हम बहुत सारे युवा, बहुत सारे बच्चे जिनको आपसे रूबरू करवाना चाहते हैं, आपको उनसे रूबरू करवाना चाहते हैं और आपके बारे में चाहते हैं कि उन सबको पता चले जो आगे अपनी लाइफ या न्यू लाइफ या बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सर, सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहेंगे। Thank you, Shakshi ji. Myself, Dr. Akhil Agarwal. I'm a Reiki Grandmaster, Vastu Consultant, Numerologist, Astrologer, Aromatherapist, and work on many more modalities. बेसिक अगर हम बात करें तो एनर्जीज़ हैं। एनर्जीज़ को हम किसी भी नाम से ले सकते हैं या किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। बेसिक एजेंडा मेरा सिर्फ एक ही होता है, अलाइनिंग द एनर्जीज़। चाहे वो वास्तु से करें, चाहे वो एस्ट्रो से करें, चाहे वो न्यूमरो से करें, चाहे वो अरोमाथेरेपी से हेल्थ के फॉर्म में करें। जी, तो सर यहाँ पर जिस तरह से G20 का इवेंट था और यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है G20, ये सभी जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्योंकि आज जिस तरह से हमारे देश के लिए G20 इतना इम्पोर्टेंट हुआ, वो क्यों हुआ या फिर क्यों इतना इम्पोर्टेंट है आगे के लिए। देखिए, हमने बचपन में एक बहुत छोटी सी कहावत सुनी थी जो शायद उस समय बेमायने लगी, लेकिन आज G20 समिट उसको पूरी तरह दर्शाता है कि जब लकड़ी का एक पूरा गट्ठड़ होता है और यदि अकेला व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर उसको काटता है तो शायद नहीं काट पाता, और जब ग्रुप मिलकर उसको काटते हैं तो बहुत जल्दी से काट पाते हैं। उसी प्रकार वो लकड़ का गठरा क्या है, हमारे एंगर, एरोगेंस, हमारे अंदर डिसबिलीव्स, हमारे अंदर अलग अलग तरह की कमियां हैं जो किसी एक देश के पास अधिक है प्राकृतिक रूप में तो दूसरे देश के पास नहीं है। तो ये उन सभी को साझा करने के लिए या अपनी बुराइयों को मिलकर काटने के लिए और एक ऐसा सुनहरा भविष्य लाने के लिए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी आकर ये कहे कि वाकई में हम इस धरती पर आए हैं, हमें कोई स्वर्ग नर्क नहीं चाहिए, हमारे लिए जो कुछ भी है वो यही धरती है। तो वह यह G20 मीट पूर्ण रूप से सार्थक करता है। और आज वो स्कूल की छोटी सी कहावत इतनी बड़े रूप में, इतने महत्वपूर्ण रूप में दर्शाई जाएगी, ऐसा कभी उम्मीद नहीं किया था। बिल्कुल, आज जो G20 के आने के बाद जो चीज़ें अब देखने को मिलेंगी या फिर जितने उपाय, क्योंकि बहुत सारे उपाय भी दिए जा रहे हैं, अपील की जा रही हैं क्या क्या चीज़ें हों, क्योंकि बहुत बड़ा फ़ायदा G20 से होने वाला है। सर, आपने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताया, आप बहुत सारी चीज़ें जो मतलब आप करते हैं, आपका काम में है। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी शायद एजुकेशन हो वो, लेकिन आप उसको अपने करियर में ही ले गए और इस वक्त इतनी ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दूसरे पर्सन को ये पढ़ाई करनी है, इसमें एजुकेशन चाहिए। क्यों इतनी ज़रूरी है ये? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अगर एक नॉर्मल वे में बोलूँ, कोई भी साइंस एक लाइफ में समझ पाना या पढ़ पाना पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल। जब हम कर्मास की बात करते हैं तो हम कर्मा को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, संचित कर्मा, प्रारब्ध और क्रियमान। तो मैं आज जितनी भी मॉडलिटीज़ पे काम कर रहा हूँ ये कहीं ना कहीं मेरे संचित कर्मा से जुड़ी है, क्योंकि शायद इस अल्प समय में, जिसमें कि आज मेरी आयु केवल 33 इयर्स है और मुझे इस लाइन में मात्र केवल 12 साल हुए हैं, तो 12 साल में इतनी मॉडलिटीज़ को जानना और उस पर काम करना पॉसिबल नहीं है। संचित कर्मा की वजह से ही ये मॉडलिटीज़ मुझे अपनी तरफ खींच कर लाई। आपने पूछा रुझान तो मेरा बाय बर्थ से था, क्योंकि मैं बाय बर्थ एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन ये कहूँ कि एस्ट्रोलॉजी में शुरू से था तो गलत होगा। एक समय आया जब मैं भी स्कूलिंग कॉलेजेस कंप्लीट किया, अपनी लाइफ जितनी एंजॉय कर सकता था, जो भी अप एंड डाउन्स रहे सब किए। फिर फादर ने एक बिजनेस कराया, वो बिजनेस फेल हुआ और उस फेलियर के बाद जब बार बार बीच में भी पंडित जी के पास जाना हुआ तो कभी भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि अब अच्छा समय आ गया, अब अच्छा समय आ गया। तो एक क्यूरियोसिटी कि क्या है कि जो अच्छा समय नहीं आ रहा, या अगर ऐसा ही सभी का बुरा समय चलेगा तो भविष्य कैसे होगा। तो वो जानने के लिए ही मैं इस लाइफ में उतरा, और जब उतरा तो जाना कि यदि अगर बचपन से मैं अपनी लाइफ को इसी रूटीन के थ्रू चलाता तो शायद जो अप एंड डाउन्स मैंने देखे
शायद जो फ्लॉजेस मैंने लाइफ में देखे या जो लर्निंग्स मुझे मिली, जो लर्निंग्स के रूप में मिली लेकिन पेनफुल लर्निंग्स मिली, तो शायद मैं उनको ओवरकम कर पाता या कुछ हद तक कम कर पाता। तो मेरी साइंस से एक ही अनुरोध रहता है कि मैं रेमेडीज़ पर इतना काम नहीं करता जितना मैं लिविंग साइंस पे काम करता हूँ। रेमेडीज़ उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कुम्हार यदि मटका बना ले और खुदा न खास्ता वो टूट जाए, ठीक है, आज हम एक आधुनिक युग में हैं, हमारे पास एल्फी है, फेविक्विक है और ना जाने कितने तरह के केमिकल हैं, हम उसे जोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसे कितना ही जोड़ ले, ना तो हम उसे वो आकार दे पाएंगे ना वो खूबसूरती दे पाएंगे। रेमेडी उसी प्रकार ही काम करती है। बीइंग एस्ट्रोलॉजर मेरे लिए बोलना ये कठिन है, लेकिन हकीकत यही है, यदि एस्ट्रोलॉजी को, वास्तु को, न्यूमरोलॉजी को या किसी भी साइंस को यदि आप जीवन में उतारते हैं, उसके अनुसार अपना जीवन जीते हैं, तो उससे अधिक उत्तम कोई भी वस्तु नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात मैंने एक ही चीज़ सीखी है, व्हेन योर पैशंस बिकम प्रोफेशन, तो आदमी कभी थकता ही नहीं है। आप रात को 3 बजे कोई कॉल आ जाए कि सर ये परेशानी है, तो मैं कभी उठ के ये नहीं झुंझलाता यार 3 बजे क्यों जगा दिया। मन में खुशी होती है किसी और व्यक्ति के लिए कुछ कर पाऊंगा, शायद उसकी कुछ मदद होगी, वो खुश होगा तो दुआएं देगा। जी बिल्कुल। तो सर मैंने एक चीज़ समझी कि एस्ट्रोलॉजी से लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। देखिए, इजी और डिफिकल्ट इट्स इन योर ब्रेन। इजी डिफिकल्ट, राइट रॉन्ग, गुड बैड, अच्छा बुरा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो है वो है, उसको देखने का नज़रिया है, पॉइंट ऑफ व्यू। और हमारी लाइफ जो सबसे ज़्यादा फंसी हुई है वो पॉइंट ऑफ व्यू में ही फंसी हुई है। आज ट्रैफिक सिग्नल पर कोई खड़ा है, कोई लाल रंग की गाड़ी लिए हुए है, ज़्यादा शीशे लगा रखे हैं, ज़्यादा म्यूज़िक साउंड कर रखा है, तो हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, यार ये कोई तरीका थोड़ी होता है, इतना म्यूज़िक कौन बजाता है, इतनी चकाचौंध गाड़ी कौन रखता है, जबकि ना तो उस गाड़ी से कोई हमारा संदर्भ है ना उस चकाचौंध से, लेकिन हमने अपने ब्रेन को क्या फीडिंग दी कि जो की ग्लोरी है, जो भी एक्स्ट्रा म्यूज़िक है वो अच्छा नहीं होता। तो यही फीडिंग डीएनए लेवल में चली जाएगी, आने वाली जनरेशन बाय डिफ़ॉल्ट इसका शिकार बनेगी। तो अगर सबसे पहले हमें कुछ करना है तो अपने बिलीफ सिस्टम को करेक्ट करना है, अपने बिलीफ सिस्टम को उस लेवल पर लेकर आना है कि आने वाली जनरेशन को जेल ना मिल के आज़ादी मिले। जी बिल्कुल, क्या बात है सर। मतलब एस्ट्रोलॉजी में बहुत कुछ सीखने को मिला है कि सिर्फ इतनी ही नहीं है, आप थोड़ा सा उसमें और जानकर देखिए वो कितनी आपकी आगे मदद कर सकती है या अपने नज़रिए को कितना ठीक कर सकती है। सर अवार्ड्स के बारे में जानना चाहूँगी आपके। मुझे लाल किताब रत्न का अवार्ड मिला हुआ है, ज्योतिष रत्न मिला हुआ है, बेस्ट वास्तु कंसल्टेंट का अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट एस्ट्रोलॉजर, और ना जाने अनेकों अवार्ड मिले हुए हैं। लेकिन अवार्ड कभी भी आपकी प्रतिभा को नहीं दर्शाते, वो केवल एक प्रकृति का आपके लिए सलाम होता है। मेरा आज के G20 मीट हो या कोई भी मीट हो, एक ही अनुरोध रहता है कि मैं ये नहीं कहता कि आप एस्ट्रोलॉजी लेकर मेरे पास आएँ, लेकिन जब भी व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़े तो मैं अनुरोध करता हूँ, जब भी व्यक्ति 9th में हो, 10th में हो, जो कि एक क्रिएटिव स्टेट है, क्रिएटिव स्टेट ऑफ माइंड है, क्रिएटिव स्टेट ऑफ करियर है, उसे किसी ना किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जरूर संपर्क करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति एक उद्देश्य के साथ इस जीवन में आया है। यदि व्यक्ति अपनी पैशन को, अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाता है, यानी कि जिस चीज़ के लिए उसका निर्माण किया गया है, अगर एस्ट्रोलॉजी से बात करूं तो हम 10th हाउस की बात करते हैं जो कि करियर बताता है। यदि व्यक्ति करियर उसके अनुसार चुनता है तो मैं नहीं समझता कि बेरोजगार जैसे शब्द हमें भविष्य में कभी सुनने को मिलेंगे। जी जी बिल्कुल, क्या बात है सर। मतलब बहुत सारे जो लिसनर्स हैं हमारे, उनको आपने इस चीज़ एस्ट्रोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज दी है और किस तरह से हम उस पर ग्रो कर सकते हैं, या किसी भी पैशन को लेकर हम उसको अपने करियर में, अपनी लाइफ में किस तरह बदल सकते हैं, वो आपने सिखाया। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।